हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। पिछली क्लास में हमने कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड साइंस के सिलेबस का पूरा ओवरव्यू लिया था। अब जो नेक्स्ट स्टार्ट होने जा रहा है वो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये यूनिट स्पेशली कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स के सिलेबस में होता ही है। कंप्यूटर एप्लीकेशन और कंप्यूटर साइंस दोनों के लिए टॉपिक सेम है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सबसे पहले हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे, मतलब इस यूनिट में कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे और आपको एग्जैक्टली क्या क्या जानना जरूरी है। तो पहले देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। अभी मैं इसको फुल स्क्रीन में नहीं ला रहा हूं। यूनिट का नाम है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और आज हम इसका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट पढ़ेंगे। यहां हम समझेंगे कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, ये किस टाइप का सिस्टम है और इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। सबसे पहला सवाल जो हर किसी के दिमाग में आता है वो होता है, लेगेसी सिस्टम क्या होता है। देखो, लेगेसी सिस्टम और आज के मॉडर्न सिस्टम में काफी डिफरेंस होता है। सिंपल शब्दों में लेगेसी का मतलब होता है ओल्ड। जो सिस्टम पुरानी टेक्नोलॉजी पर काम करता है वही बेसिकली लेगेसी सिस्टम होता है। लेकिन आज के टाइम में हम मॉडर्न सिस्टम यूज कर रहे हैं। इसी के साथ ये बोला जाता है कि लेगेसी सिस्टम एक ऐसा पुराना कंप्यूटर सिस्टम, टेक्नोलॉजी या एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है जो अभी भी यूज हो रहा है। ये सिस्टम्स आज के मॉडर्न टेक्नोलॉजी के कंपैरिजन में काफी पुराने होते हैं, फिर भी अलग अलग इंस्टीट्यूशंस या ऑर्गेनाइजेशंस इन्हें यूज करती रहती हैं। इसका मेन रीजन ये होता है कि उस सिस्टम में कोई स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी सेट होती है या कोई ऐसा एप्लीकेशन सेट होता है जिसको मॉडर्न सिस्टम में कन्वर्ट करना काफी टफ होता है। इसलिए कई जगहों पर चेंज करना पॉसिबल नहीं होता या फिर चेंज करना चाहते नहीं है। इसी वजह से लेगेसी सिस्टम अभी भी यूज में है। फॉर एग्जाम्पल, बैंकिंग सिस्टम को ही ले लो। आज भी काफी बैंक्स ऐसे हैं जो ट्रांजैक्शंस के लिए पुराने टाइम के मेन फ्रेम कंप्यूटर्स यूज करते हैं, जहां COBOL बेस्ड सिस्टम चलता है। इसी तरह गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस या बहुत पुरानी इंस्टीट्यूशंस भी होती हैं, जहां लैंड रिकॉर्ड्स या कितने सिटीजन्स हैं जैसे सारे डेटा स्टोर्ड रहते हैं। सब डेटा को पुराने सिस्टम से नया या मॉडर्न सिस्टम में लाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। इस प्रोसेस में डेटा लॉस का रिस्क भी होता है। इसी वजह से आज के टाइम में भी इन सिस्टम्स का यूज होता रहता है, समझे। इसी तरह एयरपोर्ट सिस्टम भी होता है, जैसे एयरलाइन टिकट बुकिंग या और जो हाई लेवल प्रोसेस होते हैं वो काफी बार बहुत पुराने सिस्टम्स के थ्रू ही चलते हैं। जनरली एयरलाइन कंपनीज इन सिस्टम्स को चेंज नहीं करना चाहती जब तक वो प्रॉपरली फेल ना हो जाए, क्योंकि इन सिस्टम्स को चेंज करना काफी ज्यादा कॉस्टली होता है। लेगेसी सिस्टम का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये होता है कि ये सिस्टम्स मॉडर्न सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के साथ प्रॉपरली काम नहीं करते। पहले के समय कंप्यूटर्स में DDR1, DDR2, DDR3 रैम आती थी। आज के टाइम में अगर तुम कोई नया कंप्यूटर बनना चाहो तो उसकी रैम की मिनिमम रिक्वायरमेंट DDR4 होती है, और अगर लेटेस्ट वर्जन देखो तो वहां DDR5 रैम भी मिलती है। अब ये DDR2, DDR3, DDR4 क्या है? ये रैम के अलग अलग वर्जन्स होते हैं। वर्जन जितना ज्यादा, रैम उतनी फास्ट काम करती है। पहले के कंप्यूटर्स में हार्ड डिस्क यूज होती थी, लेकिन आज के टाइम में हार्ड डिस्क यूज करना जरूरी नहीं है, क्योंकि अब हम SSD यूज करते हैं। इसी तरह जैसे जैसे सिस्टम पुराना होता जाता है उसको मेंटेन करने का खर्चा भी ज्यादा हो जाता है। इसके अलावा कंप्यूटर्स स्लो भी हो जाते हैं। लेगेसी सिस्टम यूज करने का सबसे बड़ा रिस्क होता है न्यू टाइप के सिक्योरिटी रिस्क। पहले के टाइम में लेगेसी सिस्टम्स में सिक्योरिटी इतनी स्ट्रांग नहीं होती थी, जिसकी वजह से न्यू टाइप के डेटा ब्रीच प्रॉब्लम्स हो सकती थी। और क्योंकि ये पुराने सिस्टम्स होते हैं, इनकी वर्किंग स्पीड भी काफी कम हो जाती है। अब ये सब क्यों जरूरी था, आगे समझते हैं। क्या होता है, अब DBMS आ गया, मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आ गया। लेकिन पहले के टाइम में क्या होता था, लेगेसी सिस्टम यूज करके डेटा स्टोर किया जाता था। इसीलिए मैं तुम लोगों को पहले लेगेसी सिस्टम के बारे में बता रहा था, क्योंकि बिना ये समझे DBMS क्या है ये समझना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। अब DBMS क्या है? DBMS का फुल फॉर्म है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसके थ्रू डेटाबेस को मैनेज किया जाता है। DBMS एक सॉफ्टवेयर होता है जो डेटाबेस बनाना, डेटा को मैनेज करना और डेटा का यूज करना इजी बना देता है। मोटा मोटी बोलूं तो एक यूजर अगर कोई डेटा कहीं स्टोर करना चाहता है तो किसके थ्रू करेगा? ये काम DBMS के थ्रू ही होता है। तुम्हारे शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आता है,
डीबीएमएस का फुल फॉर्म क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। कभी कभी एग्जाम में यह भी पूछा जाता है कि डीबीएमएस के एग्जाम्पल्स लिखो। सबसे पहले आता है माई एसक्यूएल। ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि रियल वर्ल्ड में डीबीएमएस के एग्जाम्पल्स के रूप में ये आता है। इस चैप्टर में तुम एसक्यूएल के बारे में डिटेल में पढ़ोगे, इसलिए ये एग्जाम्पल्स तुम्हें समझना जरूरी है। MySQL के अलावा और भी डीबीएमएस होते हैं, जैसे Oracle, Microsoft SQL सर्वर, PostgreSQL और MongoDB। अब बात करते हैं डीबीएमएस के मुख्य काम क्या क्या होते हैं। डीबीएमएस का सबसे पहला काम होता है नया डेटाबेस या टेबल बनाना। यह डीबीएमएस का एक इंपॉर्टेंट काम है। डीबीएमएस के थ्रू डेटाबेस में डेटा को सेफली स्टोर किया जा सकता है। जरूरत के हिसाब से डेटा को सर्च किया जा सकता है। डेटाबेस में जो भी है डेटा होता है, उसको मैनेज, स्टोर या अपडेट किया जा सकता है। जो डेटा काम का नहीं होता उसको डिलीट भी किया जा सकता है। इसके अलावा अनऑथराइज्ड यूजर से डेटा को सिक्योर रखा जाता है। यह भी इंश्योर किया जाता है कि डेटा सही हो और कंप्लीट हो। अब बात करते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के मेन एडवांटेजेस की। सबसे पहला है डेटा रिडंडेंसी कंट्रोल। लीगेसी सिस्टम में क्या होता था? सेम डेटा को अलग अलग जगह स्टोर करके रखा जाता था। इसका रिजल्ट ये होता था कि एक ही डेटा कई जगहों पर रिपीट हो जाता था। लेकिन डीबीएमएस होने की वजह से सेम डेटा को बार बार स्टोर करने की जरूरत नहीं होती। डेटा को एक सेंट्रलाइज्ड जगह पर रखा जाता है, जहां से जरूरत के हिसाब से सब जगहों पर एक्सेस किया जा सकता है। इसके बाद आता है डेटा इंटीग्रिटी। इसका मतलब ये होता है कि डीबीएमएस के थ्रू डेटा पर डिफरेंट रूल्स और कंडीशंस लगाई जा सकती हैं, जिससे डेटा की एक्यूरेसी और इंटीग्रिटी मेंटेन रहे। अब सवाल आता है, डेटा कंसिस्टेंसी क्या होती है? जब डेटा रिडंडेंसी कम हो जाती है, जैसे कि हमने डीबीएमएस के केस में पहले ही समझा, तो डेटा अपडेट करते टाइम इनकंसिस्टेंसी होने के चांसेस भी काफी कम हो जाते हैं। डेटा शेयरिंग भी डीबीएमएस के थ्रू बहुत इजीली से हो जाती है। एक यूजर से दूसरे यूजर तक डेटा इजीली शेयर किया जा सकता है। सिक्योरिटी बढ़ती है। लीगेसी सिस्टम में हमने देखा था कि सिक्योरिटी थोड़ी कम होती थी, लेकिन डीबीएमएस के केस में सिक्योरिटी का लेवल काफी ज्यादा होता है। जैसे डीबीएमएस सर्वर होता है, उस सिस्टम में हर यूजर का अलग यूजर नेम और पासवर्ड होता है। इसका मतलब ये होता है हर यूजर अपने यूजर नेम और आईडी से लॉगिन करता है और अलग अलग यूजर्स को अलग अलग चीजों का एक्सेस मिलता है। सब यूजर्स हर चीज एक्सेस नहीं कर सकते। इसी वजह से सिक्योरिटी इंप्रूव होती है। बैकअप और रिकवरी भी डीबीएमएस का एक इंपॉर्टेंट एडवांटेज है। डीबीएमएस सिस्टम में ऑटोमेटिकली बैकअप सेटअप किया जा सकता है। शेड्यूलिंग के थ्रू डिसाइड किया जाता है कि रोज रात को या वीक में एक बार या किसी फिक्स्ड टाइम पर बैकअप लिया जाए। अगर कभी डीबीएमएस या डेटाबेस सिस्टम क्रैश हो जाता है, तो उसी बैकअप के थ्रू डेटा आसानी से रिकवर किया जा सकता है। कंकरेंस कंट्रोल का मतलब यह होता है कि एक से ज्यादा यूजर्स एक ही टाइम पर डेटा एक्सेस कर लें, फिर भी डीबीएमएस में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब इतने एडवांटेजेस होने के बाद सवाल यह आता है, क्या डीबीएमएस के डिसएडवांटेजेस भी होते हैं? डीबीएमएस के मेन डिसएडवांटेजेस ये है कि ये एक सेकंड में समझ में आने वाली चीज नहीं है। मतलब जैसे इसके एडवांटेजेस होते हैं, वैसे ही डीबीएमएस इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। यहाँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सिस्टम डेवलपर, सिस्टम डिजाइनर या डेटा एंट्री ऑपरेटर जैसे लोग होते हैं, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ काम आना चाहिए। अगर उनको काम नहीं आता, तो डीबीएमएस के साथ काम करना पॉसिबल नहीं होता। डीबीएमएस सेटअप करना काफी महंगा और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। डीबीएमएस सिस्टम लगभग हमेशा बिजी रहता है और डेटा कंटिन्यूअसली अपडेट होता रहता है। अब बात करते हैं डेटाबेस के 3 लेयर आर्किटेक्चर की या फिर स्टार बेस्ड स्ट्रक्चर की। डीबीएमएस को 3 पार्ट्स या 3 लेयर्स में डिवाइड किया गया है। पहली होती है प्रेजेंटेशन लेयर, जिसको हम डायरेक्ट यूज करते हैं। दूसरी होती है एप्लीकेशन लेयर, जहां बैकग्राउंड में एक्चुअल प्रोसेसिंग होती है। तीसरी होती है डेटाबेस लेयर, जहां डेटाबेस स्टोर होता है। इस डायग्राम के थ्रू समझो। क्लाइंट लेयर या प्रेजेंटेशन लेयर ऊपर होती है। यहां पर यूजर्स नॉर्मली काम करते हैं, जैसे ब्राउजर के थ्रू या किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू, जब वो डेटाबेस को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। अब सवाल यह है, ये रिक्वेस्ट आगे कहाँ जाती है? ये रिक्वेस्ट एप्लीकेशन सर्वर तक जाती है, जिसको एप्लीकेशन लेयर बोला जाता है। इस सर्वर से सर्वर डिसाइड करता है कि डेटाबेस के कौन से पार्ट में जाना है
उस सिग्नल को या उस क्वेरी को लेकर। फिर वो क्वेरी वापस एप्लीकेशन सर्वर पर आती है और एप्लीकेशन सर्वर से रिस्पॉन्स हम तक आ जाता है। जैसा मान लो तुम यूपीआई पेमेंट कर रहे हो, चाहे तुम पेटीएम, फोन पे या गूगल पे यूज करो। जब तुम प्रेजेंटेशन लेयर पर पेमेंट शुरू करते हो या पेमेंट रिक्वेस्ट भेजते हो, तो वो रिक्वेस्ट एप्लीकेशन लेयर तक जाती है। जब पेमेंट रिक्वेस्ट एप्लीकेशन तक पहुंचती है तो एप्लीकेशन क्या करता है? बैंक के सर्वर को रिक्वेस्ट भेज देता है। बैंक सर्वर से पैसे एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं। फिर बैंक सर्वर एप्लीकेशन सर्वर को बोलता है कि मैंने पेमेंट कंप्लीट कर दिया है। एप्लीकेशन सर्वर फिर प्रेजेंटेशन लेयर को बताता है, चाहे वो गूगल पे हो या फोन पे, वहां लिख कर आ जाता है, सफलतापूर्वक भुगतान किया गया। समझे? सबसे पहली लेयर है प्रेजेंटेशन लेयर, जिस पे यूजर इंटरैक्ट करते हैं। यहाँ डेटा को डिस्प्ले किया जाता है और यूजर से इनपुट लिया जाता है। प्रेजेंटेशन लेयर के एग्जाम्पल्स होते हैं वेब ब्राउजर, मोबाइल ऐप या कोई भी एप्लीकेशन जहां से यूजर इंटरैक्ट करता है। अब सवाल यह है, एप्लीकेशन लेयर क्या होती है? ये एप्लीकेशन लेयर होती है जो प्रेजेंटेशन और डेटाबेस के बीच ब्रिज का काम करती है। यहां से यूजर की रिक्वेस्ट डेटाबेस तक जाती है और डेटाबेस से जो एक्नॉलेजमेंट आता है वो वापस प्रेजेंटेशन लेयर तक पहुंचता है। इसी काम को डेटा ट्रांसफर और मैनेजमेंट कहते हैं। अब बात करते हैं डेटाबेस लेयर में क्या होता है। यहां फाइनल काम होता है, इसी को डेटाबेस लेयर बोला जाता है। यह आर्किटेक्चर का लोएस्ट लेयर होता है और इसका मेन काम होता है डेटा को मैनेज, स्टोर और मेंटेन करना और जरूरत पड़ने पर प्रोसेस करना। जो भी डेटा हम सेंड करते हैं, यही लेयर उसको हैंडल करती है। इसी को 3 लेयर आर्किटेक्चर या लेयर्ड आर्किटेक्चर सिस्टम बोला जाता है। लेयर्ड आर्किटेक्चर के मुख्य लाभ ये हैं, डेटा एब्स्ट्रैक्शन और सिक्योरिटी इंप्रूव होती है, मेंटेनेंस ईजी हो जाता है, मल्टीपल यूजर्स एक ही टाइम पर डेटा एक्सेस कर सकते हैं, सिस्टम मॉड्यूलर और ऑर्गेनाइज्ड होता है। इसलिए लेयर्ड आर्किटेक्चर का यूज हम करते हैं डेटा मैनेजमेंट इजी, सिक्योर और इफिशिएंट बनाने के लिए। स्केलेबिलिटी क्या होती है? जैसे कि 3 लेयर्स अलग अलग है, ये सिस्टम आसानी से स्केल हो जाते हैं। मतलब अपग्रेड कर सकते हो या डिग्रेड कर सकते हो, जैसे तुम्हारा रिक्वायरमेंट हो। फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि 3 लेयर्स अलग है, इसलिए अलग अलग पार्ट्स को इंडिपेंडेंटली इंप्रूव किया जा सकता है। मान लो परफॉर्मेंस बढ़ानी है एप्लीकेशन लेयर में, तो बस उसी लेयर को अपग्रेड कर दो, बाकी लेयर्स को टच करने की जरूरत नहीं। अब बात करते हैं एडवांटेजेस की। मान लो तुम डेटाबेस लेयर में कुछ एक्स्ट्रा पावर चाहते हो या एप्लीकेशन लेयर की परफॉर्मेंस बढ़ानी है। ये काम बहुत इजीली पॉसिबल है। उसके बाद सिक्योरिटी इंप्रूव करना भी इजी है, क्योंकि 3 लेयर आर्किटेक्चर में हम किसी पर्टिकुलर लेयर को ज्यादा सिक्योर बना सकते हैं बिना बाकी लेयर्स को टच किए। इस आर्किटेक्चर की वजह से एनहांस्ड परफॉर्मेंस, अलग लेयर्स के होने से और मॉड्यूलर आर्किटेक्चर के कारण हर पार्ट इंडिपेंडेंटली काम करता है और ओवरऑल सिस्टम का काम स्मूथली कंप्लीट होता है। तो इसको डेटा इंडिपेंडेंस बोला जाता है। डेटा इंडिपेंडेंस क्या है? ये एक फीचर है जो डेटाबेस सिस्टम के किसी स्कीमा को मैनेज करने का काम करता है, लेकिन ऊपर के लेयर्स पर स्कीमा चेंज का इफेक्ट नहीं पड़ता। मान लो हम मिडिल लेयर एप्लीकेशन लेयर में चेंजेस करते हैं या डेटाबेस लेयर में कुछ मॉडिफाई करते हैं, तब भी प्रेजेंटेशन लेयर या ऊपर के लेयर्स को कोई चेंज नहीं देखना पड़ता। इसलिए डेटा इंडिपेंडेंस का मतलब है एक लेयर में चेंज करना हो तो बाकी लेयर्स पर कोई असर ना हो और सिस्टम स्मूथली काम करता रहे। बिकॉज ऑफ डेटा इंडिपेंडेंस हम डेटाबेस स्कीमा का कॉन्सेप्ट समझ पाते हैं। डेटाबेस स्कीमा के लिए 3 पार्ट्स होते हैं, एक्सटर्नल व्यू, कंसेप्चुअल व्यू, इंटरनल व्यू। इनके थ्रू हम डेटा स्कीमा के स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। डेटा स्कीमा का मतलब है तुम्हारे डेटाबेस का एक ब्लूप्रिंट। जैसे तुम डेटाबेस डिजाइन करते हो, उसका एक प्लान या ब्लूप्रिंट बना देते हो, उसको ही डेटा स्कीमा बोला जाता है। जब तुम डेटाबेस बना रहे हो या डेटाबेस क्रिएट कर रहे हो, तब तुम्हारा काम होता है कि ब्लूप्रिंट प्रिपेयर करो ताकि डेटाबेस को एफिशिएंटली डिजाइन और अचीव किया जा सके। चलो अब डेटाबेस स्कीमा के सबसे ऊपरी लेयर को देखते हैं। इसमें डिफाइन होता है कि एक पर्टिकुलर यूजर डेटाबेस के कौन से पार्ट्स को देख सकता है। मान लो
एक कस्टमर सिर्फ अपना बैंक बैलेंस चेक कर सकता है एप्लीकेशन के थ्रू, लेकिन एक बैंकर बैंक में काम करता है और अनेक अकाउंट्स एक्सेस कर सकता है और देख सकता है कि किसका बैलेंस कितना है। इसी को कंसेप्चुअल व्यू बोला जाता है। कॉन्सेप्चुअल व्यू डिफाइन करता है कि डेटाबेस के कौन से पार्ट्स का एक्सेस किस यूजर को है और कौन सा डेटा वो देख सकता है। यहाँ बात हो रही है डेटाबेस के डेटा की, स्टोरेज और उनके रिलेशनशिप्स की। जैसे एक अकाउंट डेटा और एक एफडी डेटा रिलेटेड है, मतलब जो पैसा डिपॉजिट हुआ या क्रेडिट हुआ वो कनेक्टेड है। ये इंटरनल व्यू में प्रॉपरली स्टोर और मैनेज किया जाता है। इंटरनल व्यू डिसाइड करता है कि डेटा फिजिकली कैसे स्टोर होगा, कौन से बाइट्स, कौन से स्ट्रक्चर में और कैसे यूज किया जाएगा। लेकिन कॉन्सेप्चुअल व्यू से बैंक के एम्प्लॉयज जानते हैं कि कौन से कस्टमर ने कितना डिपॉजिट या विड्रॉ किया, बिना इंटरनल डिटेल्स के। यही है डेटा इंडिपेंडेंस का एडवांटेज। डेटा इंडिपेंडेंस के दो टाइप्स होते हैं। एक, फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, मतलब अगर इंटरनल स्टोरेज चेंज हो जाए तो अपर लेयर्स पर इफेक्ट नहीं पड़ता। दो, लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, मतलब अगर कंसेप्चुअल स्कीमा या लॉजिकल स्ट्रक्चर चेंज हो तो अपर एप्लीकेशंस या यूजर्स को इफेक्ट नहीं पड़ता। तो इंटरनल व्यू और कंसेप्चुअल व्यू मिलके डेटा को एफिशिएंटली मैनेज और सिक्योर करते हैं और डेटा इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करते हैं। ये स्पेशल फीचर है फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस का। इसका मतलब है इंटरनल स्कीमा, इंटरनल लेयर को चेंज कर सकते हो, लेकिन कॉन्सेप्चुअल स्कीमा या अपर लेयर्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। यानी इंटरनल लेयर में डेटा कैसे फिजिकली स्टोर हो रहा है उसको डेटा एडमिनिस्ट्रेटर चेंज कर सकता है, लेकिन एप्लीकेशंस या कंसेप्चुअल लेयर में यूजर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तीन लेयर आर्किटेक्चर के कंसेप्चुअल और इंटरनल लेयर के बीच का फीचर है और सिर्फ इंटरनल लेयर को इफेक्ट करता है, अपर लेयर्स को नहीं। कंसेप्चुअल पार्ट और इंटरनल पार्ट के बीच में होता है फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, और लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस काम करता है कंसेप्चुअल लेयर लॉजिकल स्कीमा को चेंज करने में, लेकिन एक्सटर्नल लेयर यूजर व्यू एक्सटर्नल स्कीमा पर इफेक्ट नहीं पड़ता। यानी कंसेप्चुअल स्कीमा को मॉडिफाई कर सकते हो, लेकिन एक्सटर्नल यूजर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब है लॉजिकल पार्ट को चेंज कर दो, लेकिन एप्लीकेशन और एक्सटर्नल पार्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। यही है डेटा इंडिपेंडेंस का कॉन्सेप्ट। एक, फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, इंटरनल लेयर का चेंज अपर लेयर्स को इफेक्ट नहीं करता। दो, लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, कंसेप्चुअल लेयर का चेंज एक्सटर्नल या एप्लीकेशन लेयर को इफेक्ट नहीं करता। इससे सिस्टम में चेंजेस करना और भी इजी और सिक्योर हो जाता है। ओके, आज के वीडियो में इतना ही। अगर कोई क्वेश्चंस है तो कमेंट में पूछो, मैं टाइम से रिप्लाई दे दूंगा। ओरिएंटेशन के टाइम मैंने पूरा कोर्स का प्लान शेयर किया था, लेकिन एग्जाम शेड्यूल काफ़ी क्लोज आ गया है और मुझे लगा कि आधा अधूरा कोर्स देना सही नहीं होगा। इसलिए इस एग्जाम के लिए मैं फुल कोर्स की जगह एक हाई क्वालिटी क्वेश्चन बैंक लाया हूँ, जिससे आप कम टाइम में मैक्सिमम मार्क्स टारगेट कर सको। कोर्स एग्जाम के बाद नेक्स्ट बैच के लिए आएगा, लेकिन इस एग्जाम के लिए बेस्ट सपोर्ट क्वेश्चन बैंक ही रहेगा। जो लोग कोर्स के लिए इंटरेस्टेड थे उनके लिए ये क्वेश्चन बैंक प्रायोरिटी सपोर्ट के जैसा है। अगर तुम्हारे लिए ये चैनल नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, यहाँ तुम्हें हेल्पफुल कंटेंट मिलेगा, समझे? और अगर कोई डाउट है कमेंट में पूछो, मैं आंसर दूंगा। सेमेस्टर 4 के कंप्यूटर एप्लीकेशन और साइंस के लेक्चर्स मैं अब और नहीं डाल पाऊंगा, लेकिन हाँ, मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। वहाँ पे कंप्यूटर एप्लीकेशन और साइंस के सारे नोट्स अपडेट करता रहूंगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और कमेंट्स में पिन कर दूंगा, तो जाके ग्रुप में ज्वाइन हो जाना। और आज के नोट्स डिस्क्रिप्शन में हैं। वीडियो पसंद आया तो फीडबैक ज़रूर देना। चलो, आज के लिए इतना ही। बाय।